हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीपीसी 12 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। डिप्लोमा के थर्ड ईयर में इसको पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट कोड है EE 306। तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड सब्जेक्ट है उसमें बेसिकली एसी मशीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एसी मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा सिलेबस था उसको स्टार्ट कर लिया था। हमने सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन पढ़ना स्टार्ट किया था और सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ चुके थे कि कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है। एक चीज मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फॉर्म में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप हाईएस्ट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे या फिर आप लोवेस्ट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपको वहां से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो काफी ध्यान से उसको समझे। मैंने हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर ली थी, हर एक चीज का रीजन भी बता दिया था, तो वो चीज आपको ध्यान से समझनी है। दूसरा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में जो कहा था कि हम पढ़ेंगे कि आर्मेचर पे वाइंडिंग क्यों करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे क्यों करते हैं सिंक्रोनस मशीन में। और दूसरा क्वेश्चन हमने ये बात करी थी कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे क्यों रखते हैं और फील्ड वाइंडिंग रोटर पर क्यों रखते हैं इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जबकि डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग हम रखते हैं रोटर पर और फील्ड वाइंडिंग रखते हैं हम स्टेटर पे। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। अब इसका कारण मैंने आपको नहीं बताया था, आपके लिए क्वेश्चन दिया था कि आप इसका आंसर सोचें कि ऐसा क्यों करते हैं। या फिर इसका उल्टा भी हम सोच सकते हैं कि डीसी मशीन में भी क्या हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रख सकते हैं और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रख सकते हैं। क्या डीसी मशीन में ऐसा कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ डीसी मशीन? या फिर जो डीसी मशीन में करते हैं वैसे हम सिंक्रोनस मशीन में कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चंस आपको मैं और एक लेक्चर का टाइम दे रहा हूं कि आप और सोचें इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी थिंकिंग को एनलार्ज करेगा, आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझने में, अगर आप में क्यूरियोसिटी जागेगी इन सब चीजों को समझने की, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो मैं फिर उस चीज को छोड़ रहा हूं आज यहाँ पर, और हम डिस्कस करेंगे आज वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम अब इस लेक्चर के बाद इसी के लिए गूगल मीट के थ्रू जुड़ने वाले हैं। वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली थी। उसमें हमने कहा था कि स्टेटर के 2 पार्ट होते हैं। क्या कहा था? स्टेटर जो होता है सिंक्रोनस मशीन पे, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेटर फ्रेम और एक स्टेटर कोर। यहाँ से एक बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस दिन छूट गया था जो आज मैं क्लियर करता हूँ। मैंने कहा था ये कास्ट आयरन की बनी होती है जबकि ये स्टील की बनी होती है और इसको हम लेमिनेट करते हैं। जो मेन चीज है वो ये है कि ये क्या होती है, कोर होती है वो लेमिनेटेड होती है। स्टेटर की कोर लेमिनेटेड होती है, वेयर इज फ्रेम लेमिनेटेड नहीं होता। स्टेटर का फ्रेम लेमिनेटेड नहीं होता। और लेमिनेशन कहीं पर भी हम अगर मशीन में करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन में करते हैं, तो उसका मेन कारण क्या होता है? लेमिनेशन के पीछे की हिस्ट्री क्या है? क्यों हम लेमिनेशन करते हैं? बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस और एलिमिनेट द एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को या तो रिड्यूस करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए। तो एलिमिनेट तो कंप्लीटली हम कर नहीं सकते, इसलिए एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लेमिनेशन यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि स्टेटर की कोर को तो हम लेमिनेट कर रहे हैं, वेयर एज फ्रेम इज नॉट लेमिनेटेड। फ्रेम को हम लेमिनेट नहीं कर रहे। तो उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि जो कोर होती है, जो स्टेटर की कोर होती है, कोर ऑफ स्टेटर आप लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। कोर ऑफ स्टेटर इज डिजाइन्ड to carry working flux। ध्यान से सुनिए, वर्किंग फ्लक्स। तो सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं। सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर की जो कोर होती है
वो वर्किंग फ्लक्स को कैरी करने के लिए डिजाइन होती है, वेरेज आगे वेरेज स्टेटर फ्रेम इज नॉट, स्टेटर फ्रेम वर्किंग फ्लक्स को कैरी नहीं करता, ऐसा डिजाइंड नहीं होता। वर्किंग फ्लक्स को कैरी करने के लिए स्टेटर फ्रेम डिजाइंड नहीं होता, जबकि कोर होती है। मीन्स इसका रिजल्ट हम निकालना चाहें तो क्या, कि कोर से वर्किंग फ्लक्स पास होता है, जो स्टेटर की कोर होती है उससे वर्किंग फ्लक्स पास होता है। अगर उससे वर्किंग फ्लक्स पास होता है तो उसी में, क्योंकि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है, तो उसी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसी में एडी करंट इंड्यूस्ड होती है। जबकि फ्रेम में कोई भी एडी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी, तो वहां पर लेमिनेशन की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हम इसको लेमिनेट करते हैं, वेराज उसको लेमिनेट नहीं करते। ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन कंपटीशन एग्जामिनेशन सो मेनी टाइम्स। इसलिए ये चीज आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो यहाँ पर जाके हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट कंप्लीट करते हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? वाइंडिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? जो भी सिंक्रोनस मशीन में वाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं, उस वाइंडिंग में क्या क्या टर्मिनोलॉजी, शब्दावली क्या क्या यूज होती है, क्या क्या शब्दावली यूज होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइंडिंग स्पेलिंग गलत हो गई है, वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी। क्या वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं शब्दावली। शब्दावली, अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। तो वाइंडिंग की कौन कौन सी शब्दावली होती है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होती है कंडक्टर। क्या होती है? कंडक्टर की बात होती है कि एक कंडक्टर होता है। तो वाइंडिंग्स में कंडक्टर क्या होता है, आप कहीं पर भी देखोगे तो जनरली जो हम वाइंडिंग करते हैं वो किसकी करते हैं? कॉपर की। और वो जो कॉपर जिसका बना हुआ होता है उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं जनरली। तो कंडक्टर से आप कंडक्टर के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी वायर हम यूज कर रहे हैं वाइंडिंग के लिए उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। तो पहला हो गया कंडक्टर। दूसरा हम करें कोयल क्या होती है। किसी भी वाइंडिंग में कोयल की बात करें कि कोयल क्या होती है, तो कोयल फ्रेंड्स दो कंडक्टर से मिलके या दो से ज्यादा कंडक्टर से मिलके बनती है। तो मैं एक कोयल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक कोयल बनाई। जैसे आपको उससे पहले मैं थोड़ी सी एक और चीज बता देता हूँ। हमारी जो भी रोटेटिंग मशीन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और कल हमने बात करी थी कि सपोज ये स्टेटर की कोर है, स्टेटर के अंदर की साइड की कोर है, स्टेटर का इनर पेरिफेरल है, ये स्टेटर बना दिया मैंने। ये स्टेटर में बाहर की साइड का इतना कुछ फ्रेम होगा और अंदर वाला कोर होगा। तो कोर में हम क्या काटते हैं? स्लॉट्स काटते हैं। तो ये मैंने कोर में क्या कर लिए? स्लॉट्स काट लिए। इस तरीके से कोर में क्या कर लिए? स्लॉट्स काट लिए। ऐसे बहुत सारे स्लॉट कटे हुए होते हैं, लेकिन मैंने समझने के लिए क्या किया? दो ही स्लॉट काटे। अब इस स्लॉट्स में हम वाइंडिंग कैसे करते हैं? इस स्लॉट्स में हम वाइंडिंग इस तरीके से। अब देखो, आप कल ये एक सिलेंड्रिकल रोटर है सपोज, या स्टेटर है, सिलेंड्रिकल स्टेटर। अब स्टेटर होगा तो स्टेटर के लिए आपको अपने को क्या करना पड़ेगा? बीच में खोखली जगह होनी चाहिए, लेकिन इस केस में बीच में खोखली जगह नहीं है। तो हम इसको आर्मेचर कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये आर्मेचर इसके अंदर हम बनाते हैं, ये आर्मेचर इसके अंदर हम बनाते हैं, तो ये तो है आर्मेचर का स्टील वाला पार्ट, और बाहर कुछ इस तरीके से ओपन होगा और ये एयर होगी। तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? ये जो चौक मेरे हाथ में है ये सिलेंड्रिकल चौक है, इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? इसको हम आर्मेचर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सिलेंडर है, आपको क्या दिख रहा है वहां पर डायग्राम में? इसका फ्रंट व्यू देखो, ये एक्चुअल में है तो ऐसा, ये इसकी एक्सियल लेंथ हो गई, ये इसका डायामीटर हो गया, और ये आपको क्या दिख रहा है सामने डायग्राम में? इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? इसका फ्रंट व्यू। एक्चुअल में है कैसा वो पूरा का पूरा मशीन? इस तरीके। ठीक है, आपने लेबोरेटरी में भी मशीन देखी होगी, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ऐसे पड़ी हुई होती है, देखते हो आप, ऐसे पड़ी होती है, नीचे बेस होता है। तो ये इसकी एक्सियल लेंथ, ये इसका डायामीटर, और ये क्या है? सिलेंडर। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। तो
तो आर्मेचर में भी क्या होते हैं, स्लॉट कटे हुए होते हैं। तो कल मैं आपको बता नहीं पाया था स्लॉट्स कैसे कटे हुए होते हैं, आज आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या करूंगा, मुझे सपोज करो 1 mm थिकनेस की वाइंडिंग इसके अंदर करनी है, 1 mm थिकनेस का, 1 mm स्क्वायर का मुझे वायर इसके अंदर डालना है, कंडक्टर इसके डालना है, इसके अंदर डालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको 1 mm स्क्वायर या उससे थोड़ा सा ज्यादा इसको मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, स्लॉट काट लूंगा, यहाँ से इसको निकाल लूंगा वायर, और फिर उसके अंदर इसको वायर को डाल दूंगा। इस चौक को यहाँ से मैं क्या करूंगा, mm स्क्वायर 1 mm स्क्वायर का वायर उसके अंदर आ जाए, इतनी जगह बना लूंगा इसको खोद के, उसी को क्या बोलेंगे, स्लॉट, उसी को बोलते हैं स्लॉट। तो मैंने ये जो बना रखे हैं वो स्टेटर के अंदर की साइड क्या बना रखे हैं, स्लॉट। अब ये कैसे अंदर जा रहे होंगे, ऐसे अंदर जा रहे होंगे, वैसे ही रोटर में बनाओ तो ये मैंने रोटर में बना दिया स्लॉट, ये मैंने रोटर में स्लॉट बना लिया। अब स्लॉट्स में ही हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं जनरली, स्लॉट्स में ही हम वाइंडिंग करते हैं जनरली। तो मैंने इसके अंदर कैसे करूंगा वाइंडिंग, आप देखो उधर से, इधर से देखो, यहां से आया या फिर इधर से देखो, यहां से मैंने वाइंडिंग डालना स्टार्ट करी, पीछे तक लाया, इसके नीचे से घुमा के, जस्ट इसके नीचे से घुमा के यहाँ पर ले आया। तो मैंने इसके अंदर क्या डाला, एक स्लॉट में कंडक्टर। तो इसको अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो देखो, कोई है जगह, एक कंडक्टर मैंने इस स्लॉट में डाल दिया, देखो, या फिर इस स्लॉट में मैंने क्या किया, एक कंडक्टर डाला, यहां से स्टार्ट किया, ये यहां तक मैंने कंडक्टर डाल दिया, यहां से स्टार्ट हुआ इसके पीछे तक, क्योंकि ये ऐसा है ना सिलेंडर की तरह, तो इसके पीछे तक कंडक्टर जाएगा, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ये कंडक्टर इसके पीछे की तरह जाएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बोल दिया। अब क्या होगा, इसके पीछे तक तो गया, अब इसके जस्ट नीचे से वापस भी लाऊंगा उसी कंडक्टर को, तो उसके जो पीछे घूमा उसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ये पीछे की तरफ घूम के आ रहा है। अब वापस नीचे से आएगा जस्ट उसके नीचे से, तो ये आ गया वापस जस्ट उसके नीचे से। कहां से स्टार्ट किए थे, इस पॉइंट से हम स्टार्ट किए थे, इसको स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको क्या बोल देंगे, एंड पॉइंट। इसको क्या बोल देंगे, एंड पॉइंट, इसलिए यहाँ पर एंड होता है या फिर फिनिश होता है, इसलिए इसको एफ बोल देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है वाइंडिंग, यहाँ पर फिनिश हो रही है। अब मैंने क्या किया, 2 स्लॉट्स इस रोटर पे काटे, एक जस्ट ऊपर एक जस्ट नीचे, और उसमें कंडक्टर ऐसे लेके गया, घुमा के यहाँ पर ले आया। इसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग कंडक्टर, जो घूमने में जितना कंडक्टर काम आएगा उसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग कंडक्टर। तो इसको कौन सा कंडक्टर बोलेंगे, ओवरहैंगिंग कंडक्टर, ओवरहैंगिंग, हैंगिंग मींस लटकना, कंडक्टर। तो इतना जो कंडक्टर है जो घूम के वापस आने में काम आ रहा है, इसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग कंडक्टर। फ्रेंड्स, एक कोयल किससे मिलकर बनी, ये कोयल 2 कंडक्टर से मिलकर बनी, एक कंडक्टर ये और दूसरा कंडक्टर ये। तो कोयल बनी 2 कंडक्टर से मिलकर, तो 1 कोयल, ये कोयल, एक कोयल है ये, इसको मैं कोयल बोल सकता हूं। ये कोयल कितने कंडक्टर से मिलकर बनी, 2 कंडक्टर से। अब इसमें कोयल में टर्न कितने हैं, टर्न की बात करें तो इस कोयल में टर्न कितने हैं, इस कोयल में 1 टर्न है, एक बार ही में घूम के आ रहा हूं। कितने टर्न है इस कोयल में, 1 टर्न। अगर मुझे 2 टर्न की कोयल बनानी है तो उसको कैसे बनाऊंगा, ये 1 टर्न की कोयल तो ये हो गई, और दूसरे टर्न की कोयल, 1 टर्न हो गया, यहां से स्टार्ट किया वापस यहीं पर आ गया, तो 1 टर्न, और दूसरा टर्न यहां से स्टार्ट किया, ये गया यहां पर आया, ये गया, ये आया, और यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट एस, तो ये फिनिशिंग पॉइंट ये भी एक कोयल है, ये भी एक कोयल है, ये एक कोयल है, लेकिन ये कितने टर्न की कोयल है, कोयल ऑफ 1 टर्न, 1 टर्न की कोयल है। और ये भी एक कोयल है, और ये कितने कोयल की टर्न है, कोयल ऑफ 2 टर्न, 2 टर्न की कोयल। ये 2 टर्न की कोयल है, ये एक कोयल की, 1 टर्न की कोयल। तो कोयल में क्या होते हैं, कोयल किससे मिलकर बनी होती है, टर्न्स से। टर्न्स किससे मिलकर बने होते हैं, कंडक्टर से। यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि एक टर्न में कितने कंडक्टर होंगे, कितने कंडक्टर होंगे एक टर्न में, एक कंडक्टर में एक टर्न में 2 कंडक्टर। देखो, एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये। तो एक टर्न में कोयल के, किसी भी कोयल के एक टर्न में कितने कंडक्टर होंगे, 2। और कोयल कितने टर्न की बना सकते हैं, कोयल हम जितनी मर्जी पड़े उतने टर्न की बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कितने भी टर्न की हम कोयल बना सकते हैं। तो इस तरह की कोयल्स होती है। अब सपोज करो 2 टर्न की एक कोयल है, उसका मतलब क्या हुआ कि इस रोटर पे मैंने एक बार यहां से वायर घुमाया, यहां पर लाया, फिर एक बार घुमाया, फिर वापस लाया।
तो 2 बार अगर हम वायर को घुमा रहे हैं तो इसका मतलब 2 बार अगर लपेट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 टर्न की कॉइल हो गई। एक टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं, 2 कंडक्टर होंगे। और जो ये चीज होती है इसको बोलते हैं कोइल साइड। एक साइड कोइल ये है, यहां से अगर हम इसको डिवाइड करें इसके बीचों बीच में से तो क्या होगा, एक कोइल की साइड ये होगी, इसको बोलते हैं कोइल साइड्स, कोइल साइड। फिर इधर भी एक कोइल साइड होगी। तो किसी भी एक कोइल में कितनी कोइल साइड होगी, चाहे कितने ही नंबर ऑफ टर्न्स की एक कोइल हो, एक कोइल की हमेशा 2 कोइल साइड होगी। तो इसको हम बोलते हैं कोइल साइड, कोइल साइड। इधर भी एक कोइल साइड होगी, कोइल साइड ये, और ये भी एक कोइल साइड होगी, कोइल साइड। तो हमने देखा कि एक कोइल की 2 कोइल साइड होती है, एक कोइल की 2 कोइल साइड होती है, एक टर्न में 2 कंडक्टर होंगे चाहे, और एक कोइल में कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे मशीन किसी बना रहे हैं हम, कितने रेटिंग की बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेंगे। तो ये हमने क्या सीख लिया अभी तक, हमने सीखा है कंडक्टर क्या होता है, कोइल क्या होती है, टर्न क्या होते हैं, एक टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं, कोइल साइड्स क्या होती है, ये सब हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कोइल पिच की। अब हम बात करते हैं कोइल पिच की। अब एक चीज और बताओ मुझे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक कोइल, मान लो कोई n नंबर ऑफ टर्न्स की कोइल है, n नंबर ऑफ टर्न्स की कोइल है, n टर्न कोइल है, n टर्न कोइल है कोइल। तो n टर्न कोइल में n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उनके कनेक्शन कैसे होंगे आप देख रहे होंगे, कितने भी टर्न हो किसी भी एक कोइल के कनेक्शन कैसे होंगे, सीरीज में। आप देख रहे हो सारे टर्न कैसे कनेक्ट है, इसमें 2 टर्न है, दोनों टर्न कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो n नंबर ऑफ टर्न्स की कोइल भी होगी अगर कोइल, तो उसके भी कनेक्शन कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। तो कोइल के कनेक्शन कैसे होते हैं, हमेशा सीरीज में, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम इसके बाद की बात करते हैं। इधर आपको कहां तक दिख रहा है, यहाँ पर। अब हम बात करें पोल पिच की। थर्ड जो वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे उसमें बात करते हैं पोल पिच। थर्ड नंबर में क्या आएगा, पोल पिच। पोल पिच क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कंडक्टर, सेकंड वन कोइल, और टर्न वगैरह सब इसी में आ गए। तीसरा है पोल पिच क्या होता है। तो पोल पिच क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी मशीन में हम क्या बनाते हैं, कोई भी मशीन या तो 2 पोल की होती है, 4 पोल की होती है, 6 पोल की होती है। पोल्स से क्या बनती है मशीन, पोल्स हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए भी जरूरी होते हैं, या फिर आर्मेचर में वोल्टेज और करंट इंड्यूस्ड होता है उसकी वजह से भी पोल बनता है। तो पोल पिच क्या होती है, 2 एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी, 2 एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी, ये n पोल है और ये s पोल है। क्योंकि हम जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मेरे इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लो, कोई भी इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर की होती है। ध्यान से सुनो, कोई भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर की होती है। इसका मतलब क्या है हेटेरोपोलर का, अल्टरनेट पोल होंगे। नॉर्थ पोल होगा तो उसके बाद अगर आप रोटेट करोगे, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, उसके बाद साउथ पोल आएगा, उसके बाद नॉर्थ पोल आएगा, उसके बाद साउथ पोल आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया उसके जस्ट बाद आप चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, नॉर्थ के बाद नॉर्थ कभी नहीं मिलेगा, नॉर्थ के बाद साउथ ही मिलेगा। अल्टरनेट पोल होंगे। अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमारी सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर की होती है। अब ऐसा क्यों, हेटेरोपोलर की क्यों होती है, इसको अगर आपको सीखना है तो लगातार वीडियो आपको देखने होंगे, और सेकंड ईयर में जो हमने पढ़ा उसको आपको ध्यान से सीखना होगा। जो सेकंड ईयर में हम इन सब चीजों का डिस्कशन करते हैं। तो हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर की होती है। बात हो रही है कि पोल पिच क्या होती है। पोल पिच क्या होती है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो चलो उधर बना लेते हैं थोड़ा। पोल पिच फ्रेंड्स क्या होती है, 2 एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी को हम पोल पिच बोलते हैं। ये 2 एडजेसेंट पोल दिख रहे हैं आपको, अब दिख रहे हैं क्लियरली। तो एक पोल ये, इसके बाद कौन सा पोल आएगा, साउथ। अगर उसके बाद एक और पोल हम बनाना चाहें तो फिर क्या आएगा, नॉर्थ। यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर क्या आएगा, साउथ, फिर यहाँ पर नॉर्थ, फिर यहाँ पर साउथ, उसी को मैं वैसे बना। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो 2 एडजेसेंट पोल, वो हमको पता है हमेशा अपोजिट पोलरिटी के होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। तो 2 एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी को, अब
ये दूरी दो तरह की हो सकती है, एक इलेक्ट्रिकल एंगल हो सकता है, देखो यहाँ पर एंगल ही होगा, दूरी का मतलब क्या है, ये दूरी किसमें नापेंगे, एंगल्स में। तो एक एंगल इलेक्ट्रिकल होता है, एक एंगल मैकेनिकल होता है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन भी हम देखेंगे। लेकिन पोल पिच होता क्या है, पोल पिच दो एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं, दो एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोल पिच। तो ये हो गई हमारी वन पोल पिच। इसके मिडल से लाइन खींच लो, इसके मिडल से लाइन खींच लो, और उनके बीच की जितनी दूरी होगी, उनके बीच का जितना एंगल होगा, उसको हम बोलेंगे पोल पिच। अब याद करो, इसके बीच का एंगल हमेशा, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल के बीच में हमेशा कितना इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। सेकंड ईयर में अगर आपने ध्यान से क्लासेस पढ़ी होगी तो हमको पता है दो अल्टरनेट पोल के बीच की दूरी हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है। तो एक पोल पिच हमेशा कितनी होगी, एक पोल पिच हमेशा कितनी होगी, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। हमेशा एक पोल पिच कितना होगा, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। और अगर मैकेनिकल डिग्री की बात करें, तो हम मैकेनिकल डिग्री की बात करें तो दो अल्टरनेट पोल के बीच की दूरी होती है, तो टोटल एंगल तो कितना होगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री में हम जितने पोल माउंट करेंगे, जितने भी पोल हम इसमें लगाएंगे, उन पोल से डिवाइड हो जाए कर दें, उन पोल को 360 डिग्री में, 360 डिग्री को पोल से डिवाइड कर देंगे, तो दो पोल के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इसलिए मैकेनिकल डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स, ये हो जाएगा मैकेनिकल डिग्री। तो अगर आपको पोल पिच निकालनी हो, इलेक्ट्रिकल डिग्री में निकालना हो, तो एक पोल पिच इलेक्ट्रिकल डिग्री हमेशा 180 डिग्री होता है, और अगर मैकेनिकल में निकालना हो तो 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। इसमें सपोज आप 4 पोल माउंट करना चाहते हो, 4 पोल माउंट करना चाहते हो, तो सपोज ये P है, सॉरी पोल है ना, तो सपोज ये नॉर्थ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, साउथ, फिर यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्थ, फिर यहाँ पर क्या आएगा, साउथ। तो दो एडजेसेंट पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई मैकेनिकल, वो कितनी हो गई, ये एंगल कितना है, दो एडजेसेंट के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहां से भी अगर आप निकालोगे तो 360 डिग्री बाय 360 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 90। तो पोल पिच अगर मैकेनिकली अगर आप निकालोगे तो वो होगा 360 डिग्री, 360 डिवाइड बाय P, और इलेक्ट्रिकली हमेशा 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपको पोल पिच। अब बात आती है, एक होती है फुल पिच कोयल, फुल पिच्ड कोयल, और दूसरी होती है शॉर्ट पिच्ड कोयल। तो फुल पिच्ड कोयल क्या होती है, फुल पिच्ड कोयल क्या होती है, फुल पिच्ड कोयल कहां लिखा, इधर लिखता हूं, दिखता है यहाँ पर नहीं लिखा, तो चलो मैं वैसे बताता हूँ। फुल पिच्ड कोयल क्या होगी, चलो डिस्कस करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। फुल पिच्ड कोयल की वजह से, कोयल से पहले कोयल पिच क्या होती है वो देख लेते हैं ना। थर्ड फोर्थ क्या होता है, कोयल पिच। कोयल पिच क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे पोल पिच क्या होती है, टू एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, वैसे ही कोयल पिच क्या होती है, कोयल है, कोयल में दो क्या होती है, कोयल साइड्स, तो दो कोयल साइड्स के बीच की दूरी, वो इलेक्ट्रिकली भी हो सकती है, वो मैकेनिकली भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल डिग्री में भी हो सकता है, मैकेनिकल डिग्री में भी हो सकता है, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा। तो दो कोयल, सेम कोयल की दो कोयल साइड के बीच की दूरी को हम बोलते हैं कोयल पिच। तो अगर मान लो इस कोयल की अगर हम बात करें तो कितना कोयल पिच होगा इसका, एक इस कोयल की एक कोयल साइड ये है, दूसरी कोयल साइड ये है, तो इन दोनों के बीच का जितना भी एंगल होगा, जब हम इस ऐसी मशीन में जब इनको बाउंड करेंगे तो उनके बीच में जितना भी एंगल होगा, उस एंगल को ही हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कोयल पिच बोलेंगे। तो कोयल पिच क्या होती है, सेम कोयल की दो कोयल साइड होती है, उन दोनों कोयल साइड के बीच का एंगल या बीच की दूरी, उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी ऑब्वियसली एंगल में ही होगी। कभी कभी ये दूरी स्लॉट्स की संख्या में भी हम देखेंगे, आगे सीखेंगे कि स्लॉट्स काटते हैं, चलो बता देता हूं यहाँ पर। कभी कभी ये दूरी एंगल के अलावा स्लॉट्स की संख्या में भी हम इसको देंगे कि एक पोल पिच के बीच में 4 स्लॉट हैं, तो एक पोल पिच इज इक्वल टू 5 स्लॉट,
8 स्लॉट, 9 स्लॉट, 4 स्लॉट, जो भी होगा। तो स्लॉट की संख्या से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो क्यों? क्योंकि देखो हम स्लॉट्स काट रहे हैं ना रोटर में, तो अभी यहाँ पर हमने रोटर में स्लॉट्स काटा, एक एन यहाँ था, एक एस यहाँ था। सपोज इसके और इसके बीच में 4 स्लॉट काट रखे हैं, 3 स्लॉट काट रखे हैं, तो एक पोल पिच कितना हो गया? एक पोल पिच इज इक्वल टू 3 स्लॉट्स, क्योंकि उसके बीच में 3 स्लॉट है। तो ऐसे हम स्लॉट की संख्या से भी पोल पिच या कोइल पिच को बता सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। तो कोइल पिच अब क्या हो गई? सेम कोइल के 2 कोइल साइड होती है, उन कोइल साइड्स के बीच का एंगल, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं? कोइल पिच। अब बात होती है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इस नॉर्थ और साउथ पोल में एक कोइल साइड तो मेरी यहाँ पर है, इधर मैं क्या करता हूँ? डॉट से दिखा देता हूँ। एक कोइल साइड यहाँ पर है, इसको भी मैं डॉट से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गई मेरी एक कोइल हो गई है। तो कोइल पिच क्या हो गई? एक कोइल साइड ये हो गई, एक कोइल साइड ये हो गई, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल क्या हो गया? कोइल पिच। तो देखो यहां से जो मैंने बनाया, यहां से देखिए, इस केस में दोनों कोइल साइड के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल और 2 एडजेसेंट पोल के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल क्या है? सेम है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? कोइल पिच बराबर, ये जो कोइल की पिच है इसको क्या बोलेंगे? कोइल पिच। ये क्या है? कोइल पिच। तो कोइल पिच बराबर पोल पिच, कोइल पिच बराबर पोल पिच। दिख रहा है ना आपको? यहां पर लिखा हुआ है पोल पिच, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है पोल पिच, या फिर यहीं पर लिख देता हूं पोल पिच, PITC, पोल पिच। तो कोइल पिच होती है सेम कोइल के 2 कोइल साइड के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल, कोइल पिच। 2 एडजेसेंट पोल के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल या मैकेनिकल एंगल, पोल पिच। अब बात आती है कि फुल पिच्ड कोइल क्या होती है, शॉर्ट पिच्ड कोइल क्या होती है। अगर किसी भी कोइल की 2 कोइल साइड्स, किसी भी कोइल की 2 कोइल साइड्स की वैल्यू एक पोल पिच के बराबर हो, फिर ध्यान से सुनो, किसी भी कोइल की कोइल पिच की वैल्यू या 2 कोइल साइड्स के बीच का एंगल एक पोल पिच के बराबर हो, तो उसको बोलते हैं फुल पिच्ड कोइल। जो मैंने यहाँ पर बना रखी है, ये फुल पिच्ड कोइल है, क्योंकि देखो कोइल साइड के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल मतलब कोइल पिच, और 2 एडजेसेंट पोल के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल मतलब पोल पिच अगर बराबर होते हैं तो ऐसी कोइल को क्या बोलते हैं? फुल पिच्ड कोइल। और अगर ये कोइल पिच, तो इस कोइल को क्या बोलेंगे? ये जो कोइल है, क्योंकि दोनों का कोइल पिच और पोल पिच दोनों क्या है? बराबर है, तो ये एक फुल पिच्ड कोइल। कौन सी है? फुल पिच्ड कोइल। फुल पिच्ड कोइल कौन सी होती है? फुल पिच्ड कोइल वो कोइल होती है जिसके कोइल पिच और पोल पिच की वैल्यू सेम होती है, मतलब 2 सेम कोइल के 2 कोइल साइड्स के बीच का एंगल और 2 एडजेसेंट पोल के बीच का एंगल अगर बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फुल पिच्ड कोइल बोलते हैं। तो ये हो गई फुल पिच्ड कोइल। अगर इसी को शॉर्ट पिच्ड कोइल बनाना चाहूं मैं, तो शॉर्ट पिच्ड कोइल क्या होगी? शॉर्ट पिच्ड कोइल देखो ये होगी, यहां से तो ये चलेगी, यहां से जो आएगी वो यहां पर आके यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। अगर यहां से आ गई तो देखो कोइल पिच अब इतना ही रह गया, कोइल पिच इतना ही रह गया, पोल पिच कितना है? इतना। कोइल पिच इतना रह गया, पोल पिच है इतना। ये क्या हो गया? कोइल शॉर्ट पिच्ड, शॉर्ट पिच्ड कोइल। क्योंकि इस केस में कोइल पिच इज लेस देन पोल पिच, पोल पिच इतना है और कोइल पिच इतना है। तो एक होती है फुल पिच्ड कोइल, एक होती है शॉर्ट पिच्ड कोइल। फुल पिच्ड कोइल वह कोइल होती है जिसके कोइल पिच की वैल्यू पोल पिच के बराबर होती है। कोइल पिच क्या होता है? 2 सेम कोइल के 2 कोइल साइड के बीच का एंगल, और पोल पिच क्या होता है? 2 एडजेसेंट पोल के बीच का एंगल। तो ये आपके वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ पार्ट था, वो यहाँ पर आके कंप्लीट होता है। अब फ्रेंड्स, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, हमारे जो मशीन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारी जो मशीन है
उस मशीन में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप ध्यान से सुनें इसको। एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग और एक होती है फील्ड वाइंडिंग। तो पहले हम लिख सकते हैं फील्ड वाइंडिंग किसी भी ऐसी मशीन में जो सिंक्रोनस मशीन होती है या डीसी मशीन होती है, उसमें एक फील्ड वाइंडिंग होती है और दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरी कौन सी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वाइंडिंग की कोई भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है जो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। अगर इतना आप पिछला लेक्चर और ये लेक्चर पढ़ लिए तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। फील्ड वाइंडिंग क्या करती है? वर्किंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करती है। किसके काम आती है? प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस वर्किंग फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग क्या करती है? वर्किंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करती है। वेयर आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है? ये काम आती है टू कैरी लोड करंट। लोड करंट को कैरी करने में आर्मेचर वाइंडिंग काम आती है, वेयर वर्किंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए फील्ड वाइंडिंग काम आती है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ने वाले हैं। एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है ओपन आर्मेचर वाइंडिंग, एक होती है क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी? एक होती है ओपन आर्मेचर वाइंडिंग या क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी होती है ओपन आर्मेचर वाइंडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है वो जनरली देख लेते हैं। क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, दोनों के नाम से पता चल रहा है, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग होती कैसी है? इट इज क्लोज्ड इन इटसेल्फ, इसमें अपने आप में क्लोज्ड होती है। कैसे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम समझें तो मतलब यह है कि अगर हम किसी भी वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से चले, किसी भी वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से चले और जो एंड और पूरी वाइंडिंग को ट्रेस करते हम चलना स्टार्ट करें, जैसे अभी हमने यहाँ पर करी थी वाइंडिंग इस तरीके से, ये वाइंडिंग जो हमने करी थी ये तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और इस वाइंडिंग में घूमते 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 वापस उसी पॉइंट पे आके मिल जाए, वापस उसी पॉइंट पे आके मिल जाए, तो इस तरह की वाइंडिंग क्या होती है? क्लोज्ड वाइंडिंग। इस तरह की वाइंडिंग क्या होती है? क्लोज्ड वाइंडिंग या फिर क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग। और ओपन वाइंडिंग क्या होगी? जब हम किसी वाइंडिंग को ट्रेस करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे और जब उसका एंडिंग पॉइंट आएगा वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल, इसका मतलब क्या? ये वाइंडिंग इधर से गया, इधर आया, ये इस तरीके से चले, इस तरीके से गए, इधर आया, ऐसे चले, और इसका जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो और जो पहला वाला टर्मिनल है वो, मतलब स्टार्टिंग टर्मिनल और एंडिंग टर्मिनल मतलब फिनिश जहां पर होती है, वो दोनों टर्मिनल कभी मिलेंगे नहीं। तो इस तरह की वाइंडिंग को क्या बोलेंगे? ओपन आर्मेचर वाइंडिंग। तो एक होती है क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग, एक होती है ओपन आर्मेचर वाइंडिंग। अब दूसरी चीज, ये कहां पर होती है, ये कहां पर होती है? तो सभी एग्जांपल देखते हैं। ओल्ड डीसी मशीन में, सभी डीसी मशीन में, सॉरी इसको थोड़ा और करेक्ट कर लेते हैं और बेटर बना लेते हैं। सभी कम्यूटेटर टाइप ऑफ मशीन में, सभी कम्यूटेटिंग मशीन में, सभी कम्यूटेटिंग मशीन में, सभी कम्यूटेटिंग मशीन में कौन सी वाइंडिंग यूज होती है? क्लोज्ड वाइंडिंग। वेयर सभी ऑल एसी मशीन में कौन सी होती है? सभी एसी मशीन में कौन सी होती है? ओपन वाइंडिंग। ओपन आर्मेचर वाइंडिंग सभी एसी मशीन्स में होती है, वेयरएज क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग ऑल कम्यूटेटिंग मशीन्स में होती है। और हमको पता है सभी तरह की डीसी मशीनें क्या होती है? कम्यूटेटिंग मशीन्स होती है। इसलिए इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगी इसका? ये एप्लीकेशन लिखते हैं इसका एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑल कम्यूटेटिंग ऑल एसी मशीन। एग्जाम्पल क्या हो गया? ओल्ड डीसी मशीन। सभी डीसी मशीन, क्योंकि कम्यूटेटिंग, सभी डीसी मशीन में क्या होता है? कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, तो सभी डीसी मशीन में इस तरह की वाइंडिंग यूज करते हैं, क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग। और दूसरी कौन सी मशीन में? एसी मशीन जिनमें कम्यूटेटर लगा हुआ होता है उनमें भी क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग यूज में करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक तो हो गया ओल्ड डीसी, और कौन सी? और एग्जाम्पल में दूसरा कौन सा आएगा? कम्यूटेटिंग एसी मशीन। इसमें लिख सकता हूँ, नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, कहाँ लिखूं? एग्जाम्पल लिख रहा हूं जैसे, ठीक है, कम्यूटेटिंग एसी मशीन।
ऐसी मशीन जिनमें कम्यूटेटर यूज होता है उनमें भी क्लोज आर्मेचर वाइंडिंग यूज कर सकते हैं, वेयर ओपन आर्मेचर वाइंडिंग ऐसी मशीन में यूज करेंगे और क्लोज आर्मेचर वाइंडिंग सभी डीसी मशीन में तो यूज करेंगे ही सही। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक एक नंबर के। दूसरा हम इसमें पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, दूसरा हम इसमें पढ़ने चाहते हैं इसमें कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो लेयर के हिसाब से भी डिवाइड होती है। एक होती है सिंगल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरी होती है डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग। ये दोनों मैं आपको बोल के बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ थोड़ा, सिंगल लेयर डबल लेयर, ठीक है। एक होती है सिंगल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग और एक होती है डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग। तो सिंगल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने स्लॉट काटा है तो किसी भी एक स्लॉट का टोटल स्लॉट एरिया, कोई एक स्लॉट हमने काटा, ये एक स्लॉट हमने काटा, इस एक स्लॉट में अगर किसी भी कॉइल की एक कॉइल साइड होती है, अगर किसी भी कॉइल की एक कॉइल साइड अगर इसके अंदर होती है तो उसको बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। अगर किसी भी स्लॉट का टोटल एरिया ऑक्यूपाई होता है एक कॉइल साइड को कैरी करने के लिए तो ऐसी वाइंडिंग को बोलते हैं हम सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये एक कॉइल साइड ये है, दूसरी कॉइल साइड ये है किसी भी एक कॉइल की, तो इस तरह की वाइंडिंग क्या हो गई, सिंगल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग। और डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग के किसी भी एक स्लॉट में इवन नंबर ऑफ कॉइल साइड्स होती है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग किसको बोलेंगे, अगर किसी भी स्लॉट में इवन नंबर ऑफ कॉइल साइड्स लाई करती है, इवन नंबर ऑफ मतलब सम संख्या में कॉइल साइड्स लाई करती है, तो ऐसी वाइंडिंग को हम डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। ध्यान सुनिए, सम संख्या में कॉइल साइड्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये स्लॉट्स हमने काट रखे, मान लो ये स्लॉट्स हमने काट रखे हैं, ये स्लॉट्स, तो देखो इसमें मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 कॉइल साइड्स होनी चाहिए। तो ये कौन सी हो गई, डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग। और इसमें कितनी कॉइल साइड्स है एक स्लॉट्स में, 2। तो ये भी डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग है और ये भी डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग ही होगी, क्योंकि मैंने कहा कि एक स्लॉट में सम संख्या में कॉइल साइड्स होनी चाहिए। तो ये एक कॉइल साइड, 2 कॉइल साइड, 3 कॉइल साइड और ये 4 कॉइल साइड। तो ये भी कौन सी है, डबल लेयर वाइंडिंग है, भले ही कॉइल साइड्स कितनी हो गई, 4 हो गई। तो देखो एक लेयर तो ये, दूसरी लेयर ये, जैसे एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, इस तरीके से बनती है डबल लेयर वाइंडिंग। और जितनी भी डबल लेयर वाइंडिंग होती है, ये नोट लगा के लिख लो, नोट, ऑल डबल लेयर वाइंडिंग, DOUBL, डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग वाइंडिंग्स आर क्लोज्ड वाइंडिंग्स। सभी डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, क्लोज्ड वाइंडिंग्स होती है। अब यहां से आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, अभी हमने पढ़ा कि सभी डीसी मशीन्स में कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं, क्लोज्ड वाइंडिंग। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि डीसी मशीन में जो वाइंडिंग यूज होती है वो सिंगल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, तो यहां से आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो कि डीसी मशीन में ऑब्वियसली डबल लेयर वाइंडिंग यूज करते हैं। इस सिंगल लेयर डबल लेयर वाइंडिंग में कुछ डबल लेयर वाइंडिंग यूज करने का कुछ फायदा होता है, उनमें से कुछ ये, रिपेयरिंग के टाइम कुछ स्पेस डबल लेयर वाइंडिंग में मिल जाता है, तो रिपेयर थोड़ा इसका इजी हो जाता है। लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है आर्मेचर में, उसकी प्रोफाइल भी इंप्रूव हो जाती है। ये 2-3 इसके मेन एडवांटेज हैं डबल लेयर वाइंडिंग के यूज करने के। ये एडवांटेज भी आपको याद रखना है, मैं फिर सुना देता हूं आपको, आप लिख भी सकते हो पॉज कर करके कि डबल लेयर वाइंडिंग के एडवांटेज क्या है। इसके एडवांटेज ये है क्योंकि स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, इसलिए रिपेयर हम इसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा, लीकेज फ्लक्स बहुत कम होना चाहिए किसी भी तरह की रोटेटिंग मशीन में। लीकेज फ्लक्स क्योंकि वेस्ट चला जाता है, वो हमारे लॉसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए लीकेज फ्लक्स किसी भी मशीन में बहुत होना ही नहीं चाहिए।
या फिर होए तो बहुत कम होना चाहिए, मिनिमम हमको उसको करने का कोशिश करना चाहिए। तो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाती है। और तीसरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाती है। मतलब अगर हम एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे डीसी मशीन में, वो मोर डीसी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो और एसी के केस में हमको हार्मोनिक्स इससे हटते हैं, हार्मोनिक्स वेव में नहीं रहते। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं डबल लेयर वाइंडिंग के। तो यहाँ पर हम वाइंडिंग से रिलेटेड सभी टर्मिनोलॉजी को खत्म करते हैं और आज के वीडियो को भी यहीं पर खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है कि अगर आपने लास्ट के 2 वीडियो, आज का वीडियो और पिछला वीडियो सिंक्रोनस मशीन कंस्ट्रक्शन का पढ़ा है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। एक फॉर्मूला मैं अभी आपको यहाँ पर बता जाता हूँ जो आपको याद करना है, बाद में हम इसको डिराइव भी करेंगे। फॉर्मूला यह है कि अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एंगल, मैकेनिकल एंगल, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको लिख दूंगा। थीटा इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एंगल हमेशा होता है P/2 थीटा मैकेनिकल, P/2 थीटा मैकेनिकल के। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। इलेक्ट्रिकल एंगल थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू P/2 मैकेनिकल एंगल। ये रिलेशन आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ हम आज के इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जीपीसी बरागा चैनल जिसने भी देख रहे हो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को। आपको कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स भी नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, वहां से आप पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा, या तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।